हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा कृषि क्षेत्र। आइए एक एक कर इस टॉपिक पर डील करते हैं विस्तार से, जो कि हमारे मेंस तथा पीटी दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कृषि से संबंधित अवधारणा। प्राथमिक क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है। कृषि जो है एक प्राथमिक क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है। ओके फ्रेंड, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी अवस्था में थी। पता ही होगा, जिस समय हम लोग आज़ादी थे उस समय हमारा जो कृषि अत्यंत पिछड़ी अवस्था में थी। क्यों थी? वो ब्रिटिश जो आर्थिक पॉलिसी थी उस वजह से हमारा जो कृषि था वो बहुत ही पिछड़ गया था। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, पर अंग्रेजी के शासन के दौरान और आज़ादी के समय तक आते आते वो पूरा ही चरम मतलब क्या बोलते हैं, पूरा ही बुरी कंडीशन में आ चुकी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो जीडीपी था और कृषि के संबंध जो योगदान था उसको 50% था, पर अभी जो प्रेजेंट में है वो 17.32, मतलब लगभग जो है ना 17% के आसपास जीडीपी में कृषि और उससे रिलेटेड जो क्षेत्र है उसका योगदान है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि क्षेत्र का विकास आवश्यक है। देखिए, अगर हमें ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, ओके, और हमारे इकोनॉमी को भी हमको बूस्टअप करना है, प्रगति करना है, तो हमें क्या करना होगा, कृषि क्षेत्र पे हमें विकास करना होगा। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड सारे सेक्टर को हमें जो है डेवलप करने का कोशिश करना चाहिए। ओके, पता ही होगा आपको, जो भारत में जो अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा जो है ना भारत का असंगठित क्षेत्र है कृषि, या निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार जो है ना पैदा करता है कृषि। समझो हेलो फ्रेंड, वन मिनट। सबसे अधिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में ये प्रदान करता है आपका कृषि। ओके, कृषि क्षेत्र में हुई नवीनतम विकास की वजह से एग्री वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, डेयरी, पोल्ट्री, मांस, मछली, बागवानी आदि गतिविधियों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़े। क्योंकि एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड सेक्टर जब हम लोग देख रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो रिलेटेड सेक्टर है इसका, जैसे मतलब वेयर हाउसिंग हुआ, कोल्ड चेन हुआ, डेयरी हुआ, पोल्ट्री, मांस, मछली, बागवानी और इस प्रकार के कई हैं, जैसे पशुपालन वगैरह। इससे जो है ना ये गतिविधियाँ तो बढ़ी हैं, जिससे क्या हुआ, एक स्वरोजगार तो बढ़ा है, साथ साथ रोजगार इस सेक्टर में बढ़ा है। इस वजह से कृषि का आय भी जो है ना बढ़ा है। जो सरकार का जो था कि कृषि के सेक्टर में किसानों को आय दुगुना करे, वो सब ये सब गतिविधियों को शामिल करके ही संभव हो सकता था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि के प्रकार, कितने प्रकार की कृषि हैं? देखिए, आर्थिक आधार पे कृषि को, देखिए कहने का तो कृषि कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे आर्थिक और वर्षा के आधार पे हम बांटे, आर्थिक और वर्षा के आधार पे हम बांट के आपको बता रहे हैं। आर्थिक में होगा जीवन निर्वाह कृषि, व्यावसायिक कृषि, औद्योगिक कृषि, सहकारी कृषि। वही वर्षा के आधार पे कृषि देखते हैं तो होगी आर्द्र वर्षा, शुष्क कृषि, मीन्स आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि। जीवन निर्वाह कृषि क्या हुआ, जो सीमित स्तर पे किया, उपजाया, खाया पिया, खत्म हो गया। ओके, मतलब जो है ना अपना मूलभूत आवश्यकता को ही सिर्फ पूरा कर पाता है। जैसे मानिए जो छोटा जो होता है, जिसको कम लैंड है, वो सब मानिए कम लैंड है, एक परिवार है, यहाँ पे उत्पादन किया, जितना उसका आवश्यकता ही पूरा हो सके वो भी नहीं हो पाता। कभी कभी अपना ही आवश्यकता से पूरा कर सके, वो बेचने योग्य उसके पास बचे ना, तो वो हो गया जीवन निर्वाह कृषि। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में भी आपको ये देखने को मिलता है ज़्यादातर। फिर देखिए व्यावसायिक कृषि क्या हो गया, जो व्यवसाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। जैसे आपको जिस समय ब्रिटिश था, ब्रिटिश के समय ये ज़्यादा ही देखने को मिलता था। ठीक है, ये व्यावसायिक कृषि। इसमें आप देखिए, अगर देखिए औद्योगिक कृषि व्यवसाय कृषि में सिमिलरिटी दिखता है। ये व्यवसाय कृषि में क्या होता है, जैसे कृषि रिलेटेड सेक्टर में जैसे पोल्ट्री वगैरह जो करता है, पशुपालन भी करता है, तो वो मेन जो धन अर्जित करने के लिए ही करता है। मेन मोटो है उसको धन अर्जित करना, ओके, पैसा कमाना, उस मोटो से ही किया जाता है। जैसे कपास का उत्पादन हुआ, शुगर केन का हुआ, बाकी जितना भी इस प्रकार का हुआ उत्पादन सब व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत आदि ही आता है। साथ ही औद्योगिक कृषि जो आपका है वो भी उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या है, जैसे औद्योगिक जो है इंडस्ट्री, जो हमारा उद्योग जो है, उसे कच्चा माल की आवश्यकता होती है, वो हमें कहाँ से मिला है, कृषि के माध्यम से ही मिल सकता है। जैसे जूट इंडस्ट्री को जूट चाहिए, चीनी उद्योग को गन्ना चाहिए, इसी प्रकार से कपास वगैरह, ये सब जो है ना औद्योगिक कृषि का एग्जाम्पल दिखता है। फिर आपका सहकारी कृषि, ये क्या हुआ, सहकारी समितियों के द्वारा होता है ना, अनुबंध करके या करके भी कृषि किया जाता। फिर क्या, कई किसान मिल गए आपस में मिल के
सामूहिक क्या मतलब अवधारणा पे ये सहकारी कृषि डिपेंड है। जैसे कि सहकारी कृषि क्या हो गया, आपको कोऑपरेटिव फार्मिंग आप इसे कर सकते हैं। फिर देखिए आर्द्र कृषि, आशुष्क कृषि। ओके, या ये वर्षा जहाँ पे 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, ये क्या है 75 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ये शुष्क क्षेत्र है। और एक आर्द्र कृषि है, ये दोनों चीज। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्व देखिए। ओके फ्रेंड, अर्थव्यवस्था में क्या है, कृषि का योगदान। दूसरा है रोजगार। तीसरा है खाद्यान्नों की आपूर्ति। चौथा औद्योगिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान। गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका। पूंजी निर्माण में सहयोग। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या पड़ा, कृषि क्षेत्र का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है। देखिए अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा ही है। जीडीपी या जीवी है, जीडीपी हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, वैसे जीवी हो गया ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है ना, जीवी है। कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है। देखिए जीडीपी में कृषि के प्रतिशत योगदान में अगर कमी आता है, परसेंटेज का कमी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था में कृषि का मतलब होता है योगदान कम हो रहा है। अपितु यह केवल अर्थव्यवस्था के द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों की सापेक्षिक वृद्धि को दर्शाता है। समझे बात, मतलब यहाँ पे जो समझाया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, जैसे मानिए जीडीपी में पहले था 50% के आसपास था आज़ादी के समय, फिर अभी 17% के आसपास। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो है ना उत्पादन कृषि क्षेत्र में गिरावट आया है, मतलब प्राइमरी सेक्टर हमारा जो है मतलब फॉल हो रहा है, गिर रहा है, ऐसा नहीं है। मीन्स इसका पॉजिटिव अगर सोचिए तो इसमें क्या है, हमारा सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें जो है ना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिसका साइड इफेक्ट है कृषि का जीडीपी में योगदान कम होना। ओके, जस्ट थिंक पॉजिटिव यहाँ पे। फिर देखिए सेकंड पॉइंट है रोजगार। भारत में लगभग 50% कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। आप ये विशेषकर आपको देखना है तो ग्रामीण इलाका में आप जाकर देख सकते हैं, ग्रामीण में ज़्यादातर आदमी कृषि क्षेत्र या कृषि से संबंधित क्षेत्र में मतलब कार्यरत हैं। या तो देखिए कृषि हो गया, या पोल्ट्री हो गया, या डेयरी हो गया, पशुपालन हो गया। साथ ही साथ आप आजकल तो देखिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी बहुत ज़्यादा विलेज में लगा दिया गया है, मतलब फूड मेगा फूड पार्क हुआ। इस तरह के जो है ना रोजगार वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है खाद्यान्नों की आपूर्ति। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर। देखो खाद्यान्नों की आपूर्ति भारत में पहले नहीं था आत्मनिर्भर। अब क्या भारत जो है इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है कृषि, भारत आत्मनिर्भर भी है और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर विदेश भी भेजते हैं अब खाद्यान्नों को। औद्योगिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र का महत्व। देखिए इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसके लिए अगर हम कच्चा माल का उत्पादन अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, उद्योग को अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा तो उत्पादन कम होगा, तो कृषि का विकास तो होगा उद्योग मतलब कृषि का विकास तो नहीं होगा, तो उसके साथ साथ उद्योग सेक्टर भी हमारा प्रभावित होगा। ना उसे कच्चे माल की प्राप्ति होगी, ना प्रोडक्शन होगा, ना बाजार में बिकेगा, ना उसे इनकम होगा। इनकम नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं देगा तो वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक तरह से क्या पूरा आर्थिक चक्र के रूप में आर्थिक दुष्प्रभाव पड़ेगा हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसलिए कृषि क्षेत्र का महत्व बहुत ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड में भी इसका योगदान है। वही उद्योग, देखिए कृषि, उद्योग और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब कुछ चीन के रूप में देखिए तो समझ में आ जाएगा। कृषि से कच्चा माल उद्योग में प्रोडक्शन हुआ, अगर बहुत मास लेवल पर प्रोडक्शन हुआ तो इंडिया के साथ साथ अगर बच गया तो विदेश भी गया। ओके, तो इनकम भी आया, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी हुई। फिर गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका, कृषि का जो गरीबी खत्म करने में भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। देखिए वही जो अभी बोले किसानों को आय को दोगुना करने के लिए जो कई स्कीम ला रहे हैं गवर्नमेंट, कई मतलब वित्त व्यवस्था के लिए, ताकि उसे साख का सृजन हो सके। इस पे बहुत ही स्कीम आया है गवर्नमेंट का, ताकि उसका आय को दोगुना किया जा सके और रोजगार उस क्षेत्र में बढ़ाया जा सके। साथ ही पूंजी निर्माण में सहयोग, देखिए कैपिटल फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ओके, कैसे ये सारा जो रिलेटेड टॉपिक है आप देख सकते हो, समझ सकते हो कितना एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, जिसे आजकल के मतलब नौजवान नज़रअंदाज करते हैं। जब आप पढ़ो तो जानोगे इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा है। हम कुछ भी यूज कर रहे हैं उसके लिए कच्चा पदार्थ पहले इंडस्ट्री को मिला होगा, देन ही प्रोडक्शन हुआ होगा, देन हमारे आसपास के लिए वो प्रयोग के लायक है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट,
भारत में कृषि का स्वरूप कैसा है? देखिए स्वरूप क्या है यहाँ पे भारत का, वो देखिए वो बेहतर, ज़्यादा बेहतर नहीं, ज़्यादा बेहतर होता तो हम लोग आज कहाँ से कहाँ रहते पता नहीं। यहाँ क्या है कृषि का स्वरूप अगर देखिए तो निम्न उत्पादकता, यहाँ पे क्या प्रोडक्शन कम है, लघु जो है छोटा छोटा हो चुके हैं, बट गए हैं। कृषि क्षेत्र में अधिक बेरोजगारी है, जहाँ रोजगार भी ज़्यादा है तो वहाँ अधिक बेरोजगारी है। बेरोजगारी किस तरह का है तो आप देखिए प्रचंड बेरोजगारी जैसे हुआ। ओके फ्रेंड, देखिए साथ ही मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है। भूस्वामी काश्तकार संघर्ष, भूमि को पट्टे पर लेकर कृषि करता है, आय का एक बड़ा भाग भूस्वामी के पास और जो निम्नतर है वो काश्तकार के पास रहता है। वर्षा पर अत्यधिक निर्भर, पर्याप्त तो उन्नत सिंचाई व्यवस्था का अभाव है। ओके, इसलिए हम लोग मानसून में ज़्यादा डिपेंड रहता है, जिससे उत्पादकता हम लोग का जो है वो प्रभावित होता है। पिछड़ी तकनीक है, अधिकांश किसान निर्धन है, कृषि संबंधित आधुनिक मशीन खरीद करने में अक्षम है। समझे फ्रेंड, पिछले मतलब क्या हम मतलब किसान का पैसा ही नहीं तो कहाँ से आधुनिक तकनीक अपनाएगा। ओके, उसका भी एक रीज़न है। और एक क्या होता है हमारे सामाजिक रूढ़ियाँ कुरीतियाँ जो है वो भी हावी है हमारे समाज में, हमारे ग्रामीण इलाका में, जो कि मतलब जो है ना नई तकनीक को अपनाने में थोड़ा सा वो जो है ना मन में उन लोग का असमंजस रहता है, जिस वजह से भी वो पिछड़े हो जाते हैं। आधुनिक कृषि आगतों का अभाव, जैसे कि उन्नत किस्म का बीज हुआ, रासायनिक उर्वरक हुआ आदि का उपयोग करना, वो सब नहीं करते हैं। और परंपरागत कृषि व्यवस्था पर अति निर्भरता जो है वो कृषि स्वरूप जो कृषि का जो उत्पादकता को प्रभावित करता है। आप ग्रीन रिवॉल्यूशन ही देख लीजिए, या जैविक जो फसल हुआ वो सब को अपनाने में बहुत जगह विरोध का सामना करना पड़ा है सरकार को भी। सरकार तो पास कर देती है, लेकिन वहाँ जो हमारा रूढ़ियाँ कुरीतियाँ समाज में अभी जो मौजूद है उस वजह से हमारा कृषि भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। कृषि उत्पादन मन में क्षेत्रीय विषमता, देखिए यहाँ पे ये जो इसी काट दीजिए, ये कृषि उत्पादन में क्षेत्रीय विषमता देखने को मिलता है। ये क्षेत्रीय विषमता भौगोलिक स्तर के कारण दिखता है, कहीं उत्पादकता कहीं कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कोई पठारी इलाका है, कोई पहाड़ी इलाका है, तो सभी जगह का कहीं ना कहीं होगा ही। और जलवायु भी सभी क्षेत्र का अलग है, जहाँ दक्षिण भारत का जलवायु कहीं और मतलब ज़्यादा गर्मी है, तो वहीं उत्तर भारत में क्या है मानसून हुआ, गर्मी ठंडा तीनों तरह का मौसम देखने को मिलता है। फिर पहाड़ी हिमालय क्षेत्र में जो लैंड ही ऊपर नीचे है, तो वहाँ पे भी जो फार्मिंग होता है वो अलग तरीक़ा से किया जाता है, तो वहाँ पे क्या सभी जगह विषमता देखने को मिलता है और उत्पादन वस्तु भी अलग अलग देखने को मिलता है सब जगह। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय कृषि में व्याप्त समस्याएं, देखिए कृषि में कैसे कैसे जो है ना समस्याएं हैं। एक तो क्या हमारा परंपरागत दृष्टिकोण जो अभी भी हम बताए थे, जो हमारी रूढ़ियाँ कुरीतियाँ जो परंपरागत कृषि पे हम लोग निर्भर ज़्यादा हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। फिर वित्त का अभाव, जो निर्धन किसान है जिसकी जोत कम है उसके पैसा का अभाव है, और बैंकों के द्वारा आसानी से लोन ना मिल पाना भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। छोटी एवं बिक्री खेत, देखिए जैसे एक परिवार विभाजन होते गया तो वो जोत हमारे छोटे बढ़ते गए और जोत जो है हमारे छोटे होते गए, तो जो छोटा हुआ तो उत्पादन भी प्रभावित हुआ। ओके फ्रेंड, साथ ही देखिए सिंचाई सुविधा का अभाव भी है। निम्न कृषि यंत्रीकरण, जो कृषि में जो है जैसे मतलब जो आधुनिक जो यंत्र वगैरह जो है उसकी कमी है बहुत ज़्यादा है। सब में जो है ना ये वित्त सबसे बड़ा भूमिका निभाता, और ये परंपरागत दृष्टिकोण, अगर ये दृष्टिकोण को नष्ट कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, आधुनिक विचारधारा से अगर ये लोग भली भांति परिचित हो जाए और वित्त का पर्याप्त जो होता है व्यवस्था की जाए, तो ये सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है। साथ ही अच्छी एवं व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव, जो मार्केटिंग जो सिस्टम है वो भी जो उतना अच्छा सुदृढ़ नहीं है, जो भी ये कृषि के क्षेत्र में जो व्याप्त समस्याएं हैं उनमें से एक बड़ा कारण है। साथ ही भंडारण एवं परिवहन, ये परिवहन सुविधा के कारण कि मतलब जो होता है ना किसान का जो कच्चा पदार्थ है वो समय से पहुंच नहीं पाता है जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्री पहुंचना है, या मार्केट में नहीं पहुंच पाता है। ज़्यादातर किसान का जो फसल हुआ वो नष्ट हो जाता है खेत में ही, जो कि कृषि के सेक्टर में जो किसानों को सबसे बड़ा हानि पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम हो जाता है। इसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए गवर्नमेंट को। साथ ही असंगठित बाजार का होना,
जो असंगठित बाजार है इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, मीडिएटर बहुत ज़्यादा है, जो मध्यस्थ है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होता है लाभ का वितरण हो जाता है। अगर कोई चीज़ 2 रुपये का उत्पादन हुआ है, अगर किसान उसको 2 रुपये में बेचता है तो मार्केट में अगर मार्केट में जाके बेचे तो वो 4 रुपये में बेच सकता है, पर मीडिएटर क्या करता है इसे 2 रुपये में बेच के यहाँ इसे 4 रुपये में, जो कि यहाँ पे कॉस्ट डिफिसिट 2 रुपये का किसान को होता है डायरेक्ट। और ये जो मध्यस्थ है उसको कोई मेहनत ना उत्पादन समय मेहनत करना पड़ा ना कुछ, इससे खरीदा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डाल दिया, बस यही है। पूंजी का अभाव का यहाँ पे बहुत ही बड़ा खेल होता है, और जो जानकारी का जो है अभाव, आधुनिक तकनीक से जो नहीं जुड़े रहने के कारण किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कृषि आदान, एग्रीकल्चर इनपुट क्या है, जो एग्रीकल्चर को इनपुट में हो गया क्या, जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए, तो उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया जाना चाहिए, उर्वरक का उपयोग, सिंचाई का उपयोग, मशीनीकरण का उपयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, बीज सुविधा है। अगर उन्नत किस्म बीज मतलब बीज को प्रयोग करते हैं 10 से 20% के अप्रॉक्स जो है ना हमारा उत्पादन बढ़ना तय है। साथ ही उर्वरक अगर अच्छा यूज करेंगे तो भूमि की नष्ट होने वाली शक्ति को न केवल प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उसको बढ़ा भी सकते हैं। ओके, सिंचाई का महत्वपूर्ण तथ्य, मानसून आधारित होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ता है। और सिंचाई की जो सुविधा अगर अच्छे से पहुँचाया जाए हर खेत तक तो क्या होगा, उत्पादन खुद ब खुद बढ़ेगा, जिससे कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कृषि क्षेत्र के डेवलपमेंट से हमारा इंडियन इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना तय है। चलिए नहीं देखते हैं कि भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार, क्या क्या सुधार किए गए वो देख लीजिए। संस्थागत सुधार और अथवा भूमि सुधार जो किए गए उसमें मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया, जो मीडिएटर है उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। पूर्णतः तो नष्ट नहीं हुआ पर हद तक पहले से काफ़ी कम हुआ। जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया, लगान का नियमन किया गया, चकबंदी किया गया। चकबंदी में क्या होगा, इधर उधर जो बिगड़े हुए कृषि है, ठीक है, जो कृषि लैंड है या खेत हैं उसको एक स्थान पे एकत्र कर लिया जाता है और किसी किया जाता। मानिए 2 किसान हैं, एक का ज़मीन यहाँ है, यहाँ है, कुछ ज़मीन यहाँ पे कुछ यहाँ पे, तो क्या होता है ये ट्रांसफ़र कर लिया, ये यहाँ पे दोनों ज़मीन इसका हो गया, फिर यहाँ पे हो गया। इस चकबंदी किया गया था। क्या हुआ, ऐसे क्या होगा कि एक का जो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा है, तो पर्याप्त ना उत्पादन हो पाया ना जो है ना वो क्या हो गया, तो निर्वाह अर्थव्यवस्था का मतलब होता है निर्वाह कृषि ही मात्र वो कर पाएगा। इसलिए चकबंदी से क्या होता है, उत्पादन बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ये हो गया आपका एक तरह सहकारी सहमति से, मतलब दोनों के बीच में आपसी सहमति से ही ये संभव हो सकता है। गवर्नमेंट तो ये ला दिया पर एक कंपल्सन बनाना बस की बात नहीं थी गवर्नमेंट की। हदबंदी देखिए क्या है, जोतों की आकार की उच्चतम सीमा निश्चित कर देगा। इसमें क्या हो गया, जो है ना वही बताया ना भैया, जो सीमा एक निर्धारित कर दी है लैंड की, इससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते हो। फिर सहकारी कृषि हो गया, आप ये हो गया कोऑपरेटिव फार्मिंग, या कुछ समूह कुछ समितियां मिलके इस फार्मिंग करते हैं, या कुछ किसान मिलके आपस में कृषि करते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, तकनीकी सुधार क्या क्या किया गया, कृषि का आधुनिकीकरण किया गया, उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग, रासायनिक खाद का उपयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, वैज्ञानिक कृषि तकनीक, ये सब अभी तकनीकी सुधार के रूप में कृषि क्षेत्र में किया गया, जिससे उत्पादन के क्षेत्र में जो है ना वृद्धि देखने को मिलती है। फिर सामान्य सुधार अगर देखें तो जनरल जो इशू जो थी उसे सिंचाई सुविधा का विस्तार किया गया। जो पहले क्या था, सिर्फ मानसून पर आधारित था, काफ़ी हद तक जो है इस सिंचाई सुविधाओं का जो है ना पहुँच किसानों तक पहुँचाया गया है। ओके, किसानों तक इसका पहुँच हो गया, जिससे किसान मानसून पर आधारित न होकर भी अपना फसल जो है निर्धारित समय में मतलब उपजाने में सफल है। साख उपलब्ध कराना, विभिन्न तरह के स्कीम लाके गवर्नमेंट जो योजना ला रहे हैं उसके दौरान बैंकों से साख का जो वितरण होता है वो आसानी से हो रहा है। इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक भी स्थापित किया गया ताकि कृषि क्षेत्र में किसी तरह के विकास में रोकथाम ना हो सके। कीमत समर्थन मूल्य MSP भी निर्धारित किया गया, कुछ वस्तुओं का 23 वस्तु लगभग है। अच्छी भंडारण व्यवस्था का भी सुविधा किया गया है ताकि भंडारण अच्छा से हो, फल सब्जी वगैरह जो खाद्यान्न जो रखा जा सके, आवश्यकता आने पर उसका प्रयोग किया जा सकता है और नष्ट भी ना हो, सड़े गले भी ना। अच्छी विपणन व्यवस्था, मार्केटिंग अच्छे से रहेगा तो उस फसल का उचित मूल्य मिलने में जो है वो सफल होगा किसान।
तो किसान का आय दोगुना करने में ये सभी तत्व अहम भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, इससे हम मेंस के साथ साथ पीटी को क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। मेंस में क्या होता है, ये सब अगर आप देखते हैं, ये वैल्यू एडिशन का काम करता है। किसी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी प्रकार का क्यों ना हो, आप ये सब इनपुट में कंटेंट में डाल के अपना आप मार्क एडिशन कर सकते हैं, खुद से ही अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं फसलों के प्रकार। ठीक है, खरीफ फसल हो गया, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल क्या है, ये क्या है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसके अंतर्गत जो मुख्य फसल है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, रागी, सोयाबीन, मूंगफली आदि। इस तरह से कई और भी फसल हैं। साथ ही जो है ये जो जून जुलाई हुआ मतलब मानसून के समय वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड। साथ ही देखिए, रबी फसल क्या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मीन्स क्या होगा, इसी ऋतु में बोई जाती है। ओके फाइन। अब मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूँ, चना, सरसों, जौ, आलू, मटर आदि ये सभी जो है रबी फसल, महत्वपूर्ण रबी फसल है। फिर जायद फसल क्या है, मार्च में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। मीन्स क्या हो गया, ये मौसमी सब्जी हो गई, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है और जून जुलाई में काटा जाता है। इसमें मौसमी फल सब्जियाँ, खरबूज, तरबूज, खीरा वगैरह इसमें महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड, ये 3 तरह का फसल का प्रकार हम लोग पढ़ लिया। हम नहीं देखते हैं क्या अन्य फसलें के प्रकार जो है, एक कमर्शियल क्रॉप्स, ये हो गया व्यापारिक फसल, जिसमें मुख्य उद्देश्य व्यापार कर धन अर्जित करना होता है। जिसमें तिलहन फसल हो गया, मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, इस सब के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। सरकरा फसलें हो गई, गन्ना, चुकंदर, चीनी के उत्पादन के लिए इस सब पर जोर दिया जाता है। रेशे वाली फसलें, जूट, कपास, पेय फसलें, चाय, कहवा जिसे कॉफ़ी बोलते हैं, ये सब पे उत्पादन पे बल दिया जाता है। व्यापारिक फसल उसे बोलते हैं जो कि धन अर्जित करने के दृष्टि से ही इसका उत्पादन किया जाता है। फिर जीएम फसल, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है वो, इसमें क्या आनुवंशिक इंजीनियरिंग की सहायता से जीनों को एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में आसानी से डाला जा सकता है। ये जीएम फसल में क्या होता है, एक से मतलब इसमें क्या है, जीनों का अदला बदली करके जो होता है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसको पौष्टिकता को बढ़ाया जा सकता है, उसको जो है ना प्रतिरोधी बनाया जाता है। जो बैक्टीरिया जो खेत में मानी है, जो बैक्टीरिया उसके प्रति प्रतिरोधी बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हाँ फसल नहीं होता और उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि देखिए बीटी बैगन, बीटी कपास, बीटी सरसों, इस सबका उत्पादन भी बढ़ता है और प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने के कारण कीड़ा भी नहीं लगता है। ओके, नहीं देखिए बागवानी फसलें, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो हो गया। फल, सब्जी, मसाला, फूल, नारियल आदि का जो खेती होता है उससे बोलते हैं बागवानी फसल। इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा कृषि में विविधीकरण एवं मूल्य वर्धन के लिए इसका उत्पादन को बढ़ाया जाने पर जोर दिया जाता है। तो कृषि में विविधीकरण, डाइवर्सिटी लाने के लिए तथा वैल्यू एडिशन के लिए इस पर जोर दिया जाता है। इससे संबंधित सरकारी मिशन जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन, ये सब सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए में। देखिए यहाँ पे बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, कृषि के क्षेत्र में किसानों का आय को दोगुनी करने के लिए में जो क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप सभी को इनपुट में डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट साथ ही देखिए कृषि के अन्य प्रकार पढ़ते हैं, जो 3 पढ़े थे ना, रबी, खरीफ, जायद, और 3 आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए 2 है जो थोड़ा अलग है, पर इसमें देखिए एक हो गया आपका अनुबंध आधारित कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दूसरा हो गया जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें क्या कृषि उत्पाद का क्रेता किसान को किसी कृषि उत्पाद को उगाने एवं उससे वह उत्पाद खरीदने को अनुबंध करता है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो क्रेता है, जो परचेजर है, जो कस्टमर है, वो क्या पहले ही फार्मर को बोल देता है आपको इसका उत्पादन करना है। फार्मर भी बोल देता है हाँ ठीक है, इतना रुपया में हम ये करेंगे, ये होगा, इतना उत्पादन होगा, जो था पहले ही सारा चीज़ निर्धारित कर दिया जाता, और जो फसल होने के बाद वो उसको दे दिया जाता है। एडवांस में कुछ रकम इसके द्वारा दे दिया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो बिजनेस में ज़्यादातर देखने को मिलता है वो फार्मिंग के सेक्टर में मिलता है, जिससे क्या होता है किसान को एक तय राशि मिलता है, जिससे उसको लॉस होने का कम संभावना होता है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, कृषि एवं जैविक खाद व प्राकृतिक खादों का उपयोग किया जाता है। इसमें जैविक खाद और प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है। इसमें कीटनाशक दवाई का प्रयोग और रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। जैविक कृषि में हो गया, पता है जैविक राज्य पहला हमारा सिक्किम है। ओके फ्रेंड, पर्यावरण प्रदूषण कम, भूमि के स्वास्थ्य में सुधार भी होता है। इसके माध्यम से धारणीय कृषि जो है, सस्टेनेबल जो फार्मिंग है वो भी, जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी है, संरक्षण भी कर सकते हैं हम, पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा हम लोग जो है एनवायरनमेंट
प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, मतलब पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता आधारित कृषि का जो लक्ष्य है सारा को हम लोग पा सकते हैं इसके माध्यम से। अब देखिए कृषि विपणन क्या मीन्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उन सभी गतिविधियों, एजेंसियों और नीतियों को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा कृषि उत्पादों को किसान के खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। तो मार्केटिंग क्या हो गया, वो गतिविधियाँ जो एजेंसी और नीतियों, वो सारा इसमें शामिल है जो कि एक खेत में उत्पादन होने से लेकर मार्केट तक जो फसल को पहुँचाया जाता है उसे बोलते हैं कृषि विपणन। कृषि विपणन बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे देखिए फसल उगाना, फिर उसे काटना, फिर कृषि उत्पाद का श्रेणी करना, मतलब मानकीकरण करना, अलग अलग करना, विभाजन करना, पैकिंग करना, फिर परिवहन के माध्यम से भंडार तक पहुंचाना, विज्ञापन करना, फिर वितरण और विक्रय, ये सारा ये मार्केटिंग के अंतर्गत होता है। देखिए कृषि विपणन से संबंधित दो संस्था है, एक हो गया नाफेड जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। फिर एक ट्राइफेड जो कि हो गया ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1987 में इसकी स्थापना की। ये दोनों ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है। ये दोनों का विस्तार आप अलग से वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ इसे विस्तार से देखने के लिए हम, अगर आप लोग इस इच्छुक हैं तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में ला के अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। इससे संबंधित और भी संस्थाएं वो सारे को, यहाँ पे दो संस्थाएं जिसके सिर्फ हम यहाँ पे नाम मेंशन किए, इसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विपणन व्यवस्था में जो विद्यमान दोष हैं, जो इसमें डिमेरिट जो है इस मार्केटिंग व्यवस्था में, उस पर जोड़ देते हैं। इसके अंतर्गत है दोषपूर्ण संग्रहण व्यवस्था, जो डिपोजिट किया जाता है तो भ्रष्टाचार व्याप्त है, श्रेणी विभाजन का अभाव, मानकीकरण का भी इसमें अभाव है, मध्यस्थ की बड़ी संख्या है, मार्केटिंग में क्या मीडिएटर के कारण किसान को ज़्यादा ही हानि होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और विकसित परिवहन व्यवस्था तो है पर वो पूर्ण विकसित नहीं है। मूल्य संबंधी सूचनाओं का अभाव, किसानों को क्या होता है, जो मूल्य का, कॉस्ट का एग्जैक्ट जो होता है ना, वो सूचना नहीं मिल पाता है, उसको वैल्यू नहीं पता रहता। कभी कभी 10 रुपये में कुछ चीज़ बेचना है तो उसको वैल्यू नहीं पता होने के कारण वो 4 रुपये में देता है, जिससे उसे 6 रुपये का घाटा का सामना करना पड़ता है। विपणन में है तो बीज का अभाव, ये सबसे बड़ा कारण होता है बीज का अभाव किसानों को, जो निर्धन किसान है उसमें पैसे की कमी, किसानों का ऋण बाढ़। देखिए बैंकों से पैसा नहीं मिलना तो वो क्या होता है, असंगठित क्षेत्र महाजन साहूकार से पैसा लेते हैं और समय पर नहीं चुकाने के बाद क्या होता है, ऋण जाल में वो फंसते चले जाते हैं। मंडियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि मंडियों में भी भ्रष्टाचार होने के कारण मार्केटिंग सिस्टम में बहुत ही खामियां देखने को मिलता है, जिसका सीधा प्रभाव किसान पे पड़ता है, साथ ही साथ इकोनॉमी पे भी पड़ता है भारत के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मार्केटिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। देखिए इसके अंदर नियमित मंडियों का स्थापना करना चाहिए, जो असंगठित मंडी है उसको नियमित करना चाहिए, एक ही राष्ट्रीय बाजार का विकास करना चाहिए, कृषि उत्पादों का मानकीकरण कर देना चाहिए, किसानों को बाजार संबंधी सूचनाओं से जोड़ना चाहिए, परिवहन व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, उचित भंडारण करना चाहिए, किसानों को वित्त साख सुविधाएं देना चाहिए, उचित MSP का निर्धारण करना चाहिए, मॉडल APMC एक्ट और इनाम को फॉलो करना चाहिए। देखिए ये दोनों ही, ये मॉडल APMC एक्ट अलग से हम बताया गया हमारे चैनल पर, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमारे UPSC ज्ञान चैनल पर। ताकि ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इस पर हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, अभी करेंगे बाद में। ओके फ्रेंड, सिर्फ इतना जान लगिए, ये सब जो सुधार के माध्यम, ये सब सुधार किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ किए जाने बाकी हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत अभियान कृषि विशेष। ओके देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पर चर्चा करेंगे, पर हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे पूरा। ओके, इसमें क्या है, देखिए आपूर्ति श्रृंखला जो है, जो इसका मेन जो उद्देश्य था आत्मनिर्भर भारत अभियान का, वो क्या था, आपूर्ति श्रृंखला को सुधारना था ग्लोबल लेवल पे, कृषि क्षेत्र में स्थिति को सुधारना था, कर व्यवस्था को सुधारना था, उत्तम आधारभूत संरचना डेवलप करना था, सक्षम मानव संसाधन, मजबूत वित्तीय व्यवस्था, निवेश में वृद्धि आदि करना था। पर हमें ये सब में कुछ नहीं, सिर्फ हमें आज हम कृषि विशेष पर पढ़ेंगे, कृषि व्यवस्था पे चर्चा करेंगे, कुछ रिलेटेड जो है सेक्टर वो। देखिए कृषि पैकेज जो इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान में किया गया, उसमें कृषि और रिलेटेड सेक्टर को क्या किया गया, 11 उपाय उसके डेवलपमेंट के लिए लगाया गया, जिसमें 8 आधारभूत संरचना से संबंधित और 3 प्रशासनिक सुधार से। ओके फ्रेंड, इसे गौर करने की बात है। जैसे देखिए 8 जो है आधारभूत संरचना, उसे देखते हैं।
कृषि अवसंरचना कोष, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया की घोषणा की गई, देने की बात की गई है। कृषि अवसंरचना कोष जो है उसमें 1 लाख रुपया जो है उसके तहत कृषि में कटाई का, फसल का वर्गीकरण, भंडारण, परिवहन, एपीएमसी एक्ट के तहत जो भी किया जा सकता है वो सब इसके अंतर्गत शामिल है। इसमें 1 लाख करोड़ दिया गया सिर्फ कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। फिर सेकंड देखिए सूक्ष्म खाद्य उद्यम, 10,000 करोड़ रुपया इसको आवंटित किया गया है। साथ ही FSSAI मानक क्षमता को पूरा ना करने वाला जो है वो हो गया, फिर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इसमें अपनाया गया। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाया गया वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड, टेंशन समझ लीजिए। तीसरा हो गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसे 20,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे 13,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, जिसे 15,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। औषधि व हर्बल खेती प्रोत्साहन में 4,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। साथ ही देखिए मधुमक्खी पालन संबंधी पहल में 500 करोड़ रुपया और टॉप टू टोटल में 500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। टॉप टू टोटल में क्या है, देखिए टॉप टू टोटल में क्या है। टॉप हो गया आपका टोमेटो, ओ हो गया ओनियन और टी हो गया, टॉप पी हो गया पोटैटो। ये हो गया टॉप टू टोटल। टोटल का अंतर्गत फल और सब्जी सारा शामिल हो गया। ये जो है ना सारा फल और सब्जी इसमें शामिल हो गया। ओके फ्रेंड, इसके लिए 500 करोड़ रुपया दिया गया ताकि एक सप्लाई चेन को सुधारा जा सके और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सके। 500 करोड़ ये जो है ना 2018 के बजट में ही दे चुका है। चलिए देखिए बैक हम बताते हैं जो हम आपको बोले थे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। देखिए क्लस्टर जो बेस्ड अप्रोच है, मेगा फूड पार्क को ले लीजिए। देखिए ये हो गया FPO मतलब फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे सब एब्रिविएशन का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। SS सेल्फ हेल्प ग्रुप, CC कलेक्शन सेंटर, PPC प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, CPC सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर। ओके देखिए यहाँ पे FBO हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, इंडिविजुअल फार्मर हो गया, सभी क्या हो गया CC में जाकर दे दिया। कलेक्शन सेंटर में जाके पहले अपना जो है अपना जो प्रोडक्ट उत्पाद को यहाँ पे दे दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी दे दिया यहाँ पे। फिर यहाँ से जो गया, यहाँ से क्या हुआ PPC में गया, PPC में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर में पहुँचा। फिर यहाँ से एक ही साथ गया कहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में पहुँचा। ओके देखिए कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हो गया। यहाँ से क्या होगा, पहले डोमेस्टिक सप्लाई हुआ, यहाँ से ही एक्सपोर्ट किया गया। ओके इसके द्वारा जो मेगा फूड के द्वारा जो है भ्रष्टाचार को भी कम किया जा रहा है और जो किसानों को जो होने वाली जो प्रॉब्लम होती है, समस्या को सामना करना पड़ता है, वो अब कम करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट मतलब होता है ना, डायरेक्ट वो मार्केट से ही जुड़ गए हैं एक तरह से। यहाँ पे देखिए मीडिएटर का जो है ना, मीडिएटर का काम ही नहीं। यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर को ही ले लिए, सीधा वो क्या गया कलेक्शन सेंटर में जाके वो अपना उत्पाद को बेच दिया। वहाँ से वो उत्पादन जो संस्था है वो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर को देता है, वहाँ से सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में जाता है, वहाँ से उत्पाद होता है। ओके फ्रेंड, एक चलते हैं प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत क्या क्या किया गया, बात की गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान में। वो आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम, कृषि विपणन सुधार व कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन। देखिए आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है, एसेंशियल जो बोलते हैं कमोडिटी एक्ट 1955, इसके उत्पादन आपूर्ति विपणन संबंधित नियम को जो संशोधन करने की बात की गई है। इसमें जो उत्पादित जो क्या बोलते हैं आवश्यक वस्तु जो है वो है पेट्रोलियम वस्तु, खाद्य सामग्री, कच्चा जूट तथा जूट टेक्सटाइल, दवाएं, उर्वरक, प्याज, आलू, खाद्य फसलें, सब्जी, पशु का चारा, जूट आदि इसके अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड, साथ ही देखिए जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कारण जो कृषि बाजार संकुचन हो रहा है उसमें क्या वो भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से इसमें संशोधन इसलिए किया जा रहा है। साथ ही विपणन सुधार पहले भी पढ़ लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी इस पर जोर दिया गया। कृषि उपज मूल्य को पहले ही निर्धारण MSP और FSSAI के द्वारा गुणवत्ता का चेक, ये सब का बात इस पर किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जा सके, हमारा प्रोडक्ट को छाटा ना सके। ओके फिर तो ये कृषि सेक्टर जो है हमारा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो PT मेंस के दृष्टिकोण से जो हम पढ़ा रहे थे वो आज ख़त्म हो गया। इसके अलावा जो हमारे यूट्यूब चैनल पे इंडियन इकोनॉमिक बेसिक्स
जो आज हम एक टॉपिक पर हैं, इस तरह से और भी टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं और भी पढ़ाया जाएगा, ताकि सारा सब्जेक्ट का एनसीईआरटी 62 पढ़ाया जा रहा है, इंडियन पॉलिटी बेसिक रिवीजन पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री रिवीजन पढ़ाया जा रहा है, साइंस से टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किया जा रहा है, हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी बीपीएससी अदर सभी एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर MCQ प्रोग्राम चलाया जा रहा है, आर्ट एंड कल्चर चलाया जा रहा है। ये सारा ही प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पे मुफ्त में उपलब्ध है। साथ ही देखिए, आज जो हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़े हैं, इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे, हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे इस वीडियो के नीचे में दे सकते हैं डिटेल में। ओके, साथ ही साथ आप फेसबुक के माध्यम से ही हमारे अपडेट से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम, आज सभी का लिंक हमारे जो है साइट पे दिया हुआ है, आप वहाँ से लिंक को फॉलो करें और हमसे अपडेट रहें। साथ ही PDF पाने के लिए एक बार फिर से बोल देता हूँ, PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से डाउनलोड करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।